बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आई एम आसिफ मुमताज़ फ्राम चैनल मुमताज़ फिज़िक्स। बच्चों, आज जिस टॉपिक को हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। स्टूडेंट, हमारी जो फिज़िक्स है इसको दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। नंबर वन, फिज़िक्स को हम बोलते हैं क्लासिकल फिज़िक्स, क्लासिकल फिज़िक्स। और नंबर टू पे जो फिज़िक्स है इसको हम मॉडर्न फिज़िक्स या फिर हम इसको क्वांटम फिज़िक्स कहते हैं। अब स्टूडेंट, जो ओल्ड फिज़िक्स थी उस फिज़िक्स को हम बोलते हैं क्लासिकल फिज़िक्स, यानी जो न्यूटोनियन फिज़िक्स थी उस फिज़िक्स को हम क्या बोलते हैं, क्लासिकल फिज़िक्स। और जो जदीद फिज़िक्स है, जो आइंस्टाइन की फिज़िक्स है, इस फिज़िक्स को हम क्या बोलेंगे, मॉडर्न फिज़िक्स कहेंगे। यानी जो पुरानी फिज़िक्स थी जिसके अंदर हम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन को स्टडी करेंगे वो क्या कहलाएगी, न्यूटन क्लासिकल फिज़िक्स कहलाएगी। और जो आइंस्टाइन की फिज़िक्स थी वो क्या कहलाएगी, क्वांटम फिज़िक्स स्टूडेंट कहलाएगी। तो क्लासिकल फिज़िक्स की अगर हम बात करें, क्लासिकल फिज़िक्स न्यूटन फिज़िक्स की अगर हम बात करें तो इसमें हम ऐसे ऑब्जेक्ट को स्टडी करेंगे जिनका मैस लार्ज होगा और उनकी जो स्पीड है वो स्पीड क्या होगी, स्मॉल होगी। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिनका मैस लार्ज हो, जिनकी स्पीड स्मॉल हो, ऐसी बॉडीज के मोशन को स्टडी करने के लिए, ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम न्यूटन्स लॉज को क्या करेंगे, यूज करेंगे। यानी न्यूटन लॉज के लिए हम ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट जिनका मैस लार्ज होता है, जिनकी स्पीड स्मॉल होती है, और हमारी डेली लाइफ के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जिनका मैस लार्ज है और उन तमाम की स्पीड स्मॉल है, तो ऐसे प्रॉब्लम को डील करने के लिए, सॉल्व करने के लिए हम क्लासिकल फिजिक्स यानी कि न्यूटन्स फिजिक्स को क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। और स्टूडेंट, ऐसे ऑब्जेक्ट जिनका मैस जो है वो स्मॉल हो और उनके मुकाबले में उनकी जो स्पीड है वो लार्ज हो, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम न्यूटन लॉ से सॉल्व नहीं कर सकते ऐसे प्रॉब्लम को। तो इनके लिए हम एक स्पेसिफिक हम फिजिक्स की ब्रांच यूज करते हैं जिसको हम क्वांटम फिजिक्स बोलते हैं। और इन प्रॉब्लम को डील करने के लिए हम आइंस्टाइन की इक्वेशन को यूज करेंगे, आइंस्टाइन इक्वेशन। अब ऐसे ऑब्जेक्ट जैसे कि हमारे पास एटॉमिक पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन है, जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करता है तो हाई स्पीड के साथ रिवॉल्व करता है, इसका साइज जो है वो स्मॉल है और इसकी स्पीड लार्ज है। ये ऐसे ऑब्जेक्ट जो स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव कर रहे हो, उनका मैस कम हो और उनकी स्पीड लार्ज हो, ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट हम फिर क्लासिकल फिजिक्स या न्यूटोनियन फिजिक्स को यूज नहीं करेंगे, बल्कि उसके लिए हम आइंस्टाइन इक्वेशन और क्वांटम फिजिक्स को स्टडी करेंगे। हमारा जो कंसर्न है स्टूडेंट वो क्लासिकल फिजिक्स और न्यूटन फिजिक्स से है। तो आज हमने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन को स्टडी करना है। तो स्टूडेंट, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, गैलीलियो वो फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने लॉज ऑफ मोशन को एक्सप्लेन करने की ट्राई की। तो गैलीलियो ने पहली दफा लॉज ऑफ मोशन को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। वो लॉज ऑफ मोशन के बिल्कुल करीब ही था कि उसकी डेथ हो गई। यानी गैलीलियो लॉज ऑफ मोशन को भी एक्सप्लेन ना कर सका कि उसकी डेथ हो गई। फिर उसके बाद सर आइजैक न्यूटन ने ये जो लॉज ऑफ मोशन थे, गैलीलियोज के लॉज, यानी गैलीलियो जो लॉज ऑफ मोशन एक्सप्लेन करने के करीब था, उस वर्क को उसने मज़ीद मॉडिफाइड किया और इस मोशन को उसने लॉज की फॉर्म में एक्सप्लेन किया, जिनको हम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन कहते हैं। अब स्टूडेंट, न्यूटन ने इन लॉज ऑफ मोशन को अपनी एक फेमस बुक प्रिंसिपिया के अंदर पब्लिश करवाया। यानी ये जो लॉज ऑफ मोशन थे, इन लॉज ऑफ मोशन को उसने अपनी एक फेमस बुक प्रिंसिपिया के अंदर क्या किया, पब्लिश करवाया। और ये बुक 1687 के अंदर पब्लिश हुई। ये जो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन थे ये एक्सपेरिमेंटल लॉज थे, यानी ये क्या करते थे, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट के ऊपर बेस करते थे। यानी इन लॉज को एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी न्यूटन ने तो इन लॉज को प्रूव किया था एक्सपेरिमेंटली।
अब ये जो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन थे, इनके अंदर भी कुछ डिफिकल्टीज पाई गई थी, कुछ कुछ इनके अंदर क्या पाई गई, खामियां पाई गई। यानी ये जो लॉज ऑफ मोशन थे सिर्फ ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट के लिए थे, ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए जिनका जो मैस था वो लार्ज था और जिनकी जो स्पीड थी वो स्मॉल थी। और जो ऐसे ऑब्जेक्ट जिनका मैस स्मॉल हो और जिनकी जो स्पीड है वो लार्ज हो, ऐसे ऑब्जेक्ट को स्टडी करने के लिए आइंस्टाइन इक्वेशन यूज होती थी। तो ये डिफिकल्टी न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के अंदर प्रेजेंट थी। तो न्यूटन ने 3 लॉज ऑफ मोशन जो है वो एक्सप्लेन किए। तो अब हम न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को स्टडी करते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट इसकी स्टेटमेंट को देखते हैं। अब फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट क्या है, अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट और मूविंग बॉडी विल बी कंटिन्यू टू डू सो। यानी अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट के अंदर रहेगी, और अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो अपनी मोशन को कंटिन्यू रखेगी। कब तक, जब तक कि कोई अनबैलेंस्ड फोर्स जो है वो उस बॉडी के ऊपर एक्ट ना करे, अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक बुक है और ये बुक टेबल के ऊपर पड़ी हुई है, तो ये बुक टेबल के ऊपर उस वक्त तक रेस्ट के अंदर रहेगी जब तक हम इसके ऊपर अनबैलेंस्ड फोर्स को अप्लाई नहीं करते। जैसे ही हम इसके ऊपर अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई करेंगे तो बॉडी क्या करना शुरू कर देगी, बॉडी अपनी रेस्ट कंडीशन को लूज कर देगी। और सपोज अगर हम किसी बॉल को थ्रो करते हैं तो बॉल अगर मोशन के अंदर एक दफा आ गई है तो वो अपनी मोशन को कंटिन्यू रखेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई अनबैलेंस फोर्स एक्ट ना करे। तो ये हमारा लॉ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो अपनी रेस्ट कंडीशन को मेंटेन रखेगी, और अगर कोई बॉडी मोशन के अंदर है तो अपनी मोशन को भी क्या रखेगी, कंटिन्यू रखेगी। अब स्टूडेंट ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया। अब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया क्या बोलते हैं स्टूडेंट, पहले हम इनर्शिया को डिफाइन कर लेते हैं। इनर्शिया क्या है, देखें स्टूडेंट, अगर कोई बॉडी रेस्ट के अंदर है, आप उसको मोशन के अंदर लेके आना चाहते हैं तो आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे। जैसे आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो जो रेस्ट कंडीशन है उस फोर्स की अपोजिशन करेगी, और अगर कोई बॉडी मूव करती हुई आ रही है, आप उसको स्टॉप करना चाहते हैं, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, तब भी वो बॉडी उसकी क्या करेगी, अपोजिंग करेगी। तो यानी इनर्शिया क्या है, एक अपोजिंग फोर्स है जो अपोजिंग, जो क्या करती है, अपोजिशन करती है। शॉर्टकट में मैं इसको लिखूं तो यूं कहूंगा, इनर्शिया क्या है, एक अपोजिंग फोर्स है जो क्या करती है, रेस्ट और मोशन कंडीशन की क्या करती है, अपोजिशन करती है। यानी अगर कोई बॉडी रेस्ट के अंदर है, आप उसको मोशन के अंदर लेके आना चाहते हैं तो वो बॉडी उसकी अपोजिशन करेगी, और अगर कोई बॉडी मोशन के अंदर है, आप उसको रेस्ट के अंदर लेके आना चाहते हैं तो वो बॉडी भी क्या करती है, अपोजिंग करती है। तो इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया कहेंगे। यानी हम यूं कहेंगे, द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी टू मेंटेन इट रेस्ट और मोशन इज कॉल्ड द इनर्शिया। यानी वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से बॉडी अपनी मोशन या रेस्ट कंडीशन को मेंटेन करती है, इसको हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं। अब स्टूडेंट हमारे पास सपोज 2 बॉडीज हैं, अब दोनों बॉडीज का की जो स्पीड है वो सेम है। अब 2 बॉडीज हैं, ये लार्ज बॉडी का मैस लार्ज है और ये बॉडी स्मॉल है जिसका मैस स्मॉल है। यानी ये इस बॉडी के मैस को हमने m1 कह दिया, इस बॉडी के मैस को हमने m2 कह दिया। अब दोनों बॉडीज की जो स्पीड है वो सेम है। अब जब दोनों बॉडी की स्पीड सेम है तो इनर्शिया फिर किस बॉडी का ज्यादा होगा स्टूडेंट, जिस बॉडी का मैस लार्ज है, लार्ज मैस वाली बॉडी का जो इनर्शिया है वो क्या होगा, ग्रेटर होगा स्मॉल मैस वाली बॉडी से। क्योंकि इस बॉडी को स्टॉप करना क्या होता है, काफी डिफिकल्ट होता है। इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ, सपोज कि हमारी तरफ ट्रक आ रहा है, अब ट्रक को रोकना डिफिकल्ट है और हमारे पास उसी स्पीड से साइकिल आ रहा है, तो साइकिल को स्टॉप करना क्या होता है, इजी होता है। अब स्टूडेंट इसी के अगर हम हमारे पास 2 बॉडीज हो, दोनों का मैस सेम हो,
अब दोनों का मैथ क्या है स्टूडेंट सेम है, ये m1 है ये m2 है और m1 क्या है m2 के इक्वल है, जबकि दोनों की जो स्पीड है वो स्पीड डिफरेंट है। अब एक बॉडी की स्पीड ज्यादा है, फास्ट है, और एक बॉडी की जो स्पीड है वो लो है। अब किसका इनर्शिया ज्यादा होगा स्टूडेंट? जिस बॉडी की स्पीड लार्ज होगी उसका जो इनर्शिया है वो क्या होगा, इनर्शिया ग्रेटर होगा, और जिस बॉडी की स्पीड स्लो होगी उसका जो इनर्शिया है वो क्या होगा, स्मॉल होगा। कि जो फास्ट मूविंग बॉडी आ रही होती है उसको स्टॉप करना डिफिकल्ट होता है, और जो स्लो बॉडी आ रही होती है उसको स्टॉप करना क्या होता है, इजी होता है। तो इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया या इनर्शियल फोर्स भी कहते हैं। इसके बाद स्टूडेंट हम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को देख लेते हैं। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। स्टूडेंट अगर हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, ये सपोज कि मेरे पास कोई बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर मैं क्या करता हूँ, फोर्स अप्लाई करता हूँ। ये सपोज कि इस बॉडी के ऊपर मैंने फोर्स F अप्लाई की। अब जैसे ही स्टूडेंट हम इस बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो बॉडी क्या करती है, मूव करती है, और बॉडी के अंदर क्या प्रोड्यूस होता है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। अब न्यूटन सेकेंड लॉ के मुताबिक स्टूडेंट ये जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है, एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किस चीज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टूडेंट? फोर्स के। यानी जितनी आप ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे उतनी ज्यादा बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, और जितनी कम फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ही कम एक्सेलरेशन बॉडी में प्रोड्यूस होगा। और दूसरी चीज स्टूडेंट इस बॉडी का मैस होता है। अब ये जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है ये एक्सेलरेशन मैस के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। स्टूडेंट अगर बॉडी का मैस लार्ज होगा तो बॉडी के अंदर जो एक्सेलरेशन है वो स्मॉल प्रोड्यूस होगा, और अगर मैस कम होगा तो एक्सेलरेशन ज्यादा प्रोड्यूस होगा। इसकी एग्जांपल स्टूडेंट ऐसे समझे कि आप साइकिल चला रहे हैं, पहले आप अकेले साइकिल चला रहे थे तो आप पैडल के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे थे तो साइकिल के अंदर एक्सेलरेशन ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा था। अब आपने नेक्स्ट क्या किया, उसके पीछे आपने अपने दोस्त को बिठा लिया, आप वही फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अब बस वो साइकिल के अंदर जो एक्सेलरेशन है वैसे प्रोड्यूस नहीं हो रहा, यानी एक्सेलरेशन क्या हो गया है, स्मॉल हो गया है। अब स्टूडेंट इसी बात को अगर हम मैथमेटिकली डिनोट करें तो हमने कहा कि जो एक्सेलरेशन है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जो एक्सेलरेशन है वो मास के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आप इसको इक्वेशन 1 कह दें, इसको आप इक्वेशन 2 कह दें, इन दोनों इक्वेशनों को कंबाइन करें, कंबाइन या कंपेयर कह दें, कंपेयर द इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो ये हमारे पास हो जाएगा A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल F ओवर M। और स्टूडेंट आप लोग जानते हैं जब हम प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं, तो A इज इक्वल टू आ जाएगा K F ओवर M। और सपोज ये जो K है स्टूडेंट ये कांस्टेंट है, और SI यूनिट में इस K की जो वैल्यू है स्टूडेंट हम क्या पुट करते होते हैं, 1 पुट करते हैं, तो फिर हमारा ये फार्मूला हो जाएगा A इज इक्वल टू F ओवर M। और स्टूडेंट अगर हम यहाँ से F को फाइंड आउट करते हैं तो हम इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ma, विच इज द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो नेक्स्ट स्टूडेंट न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को स्टार्ट कर लेते हैं। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट इसकी स्टेटमेंट को देख लेते हैं। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन। यानी स्टूडेंट हम इसकी स्टेटमेंट अगर लिखना चाहें तो हम यूं लिखेंगे, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन is called the Newton third law of motion। स्टूडेंट क्या होता है कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। अब दोनों की मैग्नीट्यूड सेम होती है जबकि दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होती है। सपोज स्टूडेंट कि मैं एक बॉल को थ्रो करता हूँ एक बॉल के ऊपर, अब जिस स्पीड के साथ मैं बॉल को बॉल के ऊपर थ्रो करूंगा ये इसका एक्शन है, और रिएक्शन के तौर पर क्या होगा
कि जो बाल है वो बाल के साथ टकराएगी और उतनी ज़्यादा स्पीड के साथ वापस क्या होगी, रिटर्न होगी। तो ये बाल का क्या है, रिएक्शन है। तो यहाँ पे एक्शन और रिएक्शन क्या है, आपस में इक्वल है मैग्नीट्यूड में, और डायरेक्शन में एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। सपोज के बाल जो है बाल के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रही है, उसको हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, और जो बाल के ऊपर फोर्स कंसीडर अप्लाई करेगी उसको हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं। अब दोनों फोर्स की मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है। स्टूडेंट अगर हम इसकी एग्जांपल को देखें न्यूटन थर्ड लॉ की, तो एक एग्जांपल जो हम अर्थ के ऊपर चलने के काबिल होते हैं, तो ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। एक्शन के तौर पर हम अपने पाँव से अर्थ को पीछे की जाने मूव करवाते हैं, और रिएक्शन के तौर पर जो अर्थ है वो हमें आगे की जाने क्या करवाती है, मूव करवाती है। इस तरह स्टूडेंट परिंदे जो हवा के अंदर उड़ते हैं, एक्शन के तौर पर वो अपने परों से हवा को नीचे की जानिब धकेलते हैं, और रिएक्शन के तौर पर जो एयर है उनको ऊपर की जानिब लेके जाती है। तो ये चंद एक क्या है, न्यूटन लॉ थर्ड लॉ ऑफ मोशन की एग्जांपल है। स्टूडेंट अगर आपको न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में से कोई क्वेश्चन अगर आपके जहन में आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उस क्वेश्चन का आंसर मालूम कर सकते हैं। तब तक के लिए नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।